Hello, good morning students. I am Sudesh Sanga, your geography teacher. As you know that we have covered our 6 chapters. Now we are going to start our 7th chapter, that is landforms and evolution. The topics of the chapter are introduction. सबसे पहले हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि कैसे कहाँ लैंडफॉर्म बनते कैसे हैं, होते क्या हैं। उसके बाद रनिंग वाटर, यानी कि लैंडफॉर्म्स को बनाने के लिए जो एजेंट्स हैं उनमें फर्स्ट है रनिंग वाटर। और रनिंग वाटर में भी इरोजनल और डिपोजिशनल दोनों टाइप के, इरोजनल भी हैं डिपोजिशनल भी हैं, दोनों टाइप के जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं। उसके बाद है आपका ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर से कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं। फिर ग्लेशियर्स में कैसे कैसे कौन सी फॉर्म बनती हैं। फिर है विंड, लास्ट में विंड, यानी कि विंड से भी अलग अलग टाइप की लैंडफॉर्म्स बनती हैं और वो लैंडफॉर्म्स कौन सी हैं। तो फर्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन। लैंडफॉर्म यानी कि भूमि की, लैंड की आकृतियाँ, भू आकृतियाँ जिसको बोलते हैं, भूमि की आकृति। एंड देयर इवोल्यूशन, और उनका इवोल्यूशन यानी कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, वो कैसे फॉर्म में आए, उसके पीछे क्या रीज़न है, उसके पीछे जो एजेंट काम कर रहे होते हैं वो कौन से होते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर 7। बेटा इसको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि थोड़ा सा लंबा है बट इंटरेस्टिंग है। देखिए आफ्टर वेदरिंग प्रोसेस है, देखिए दिस चैप्टर डील्स विद द लैंडफॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन स्टार्ट विद द क्वेश्चन व्हाट इज लैंडफॉर्म्स। यानी कि हमारा जो चैप्टर है वो किससे स्टार्ट होता है, वो जो चैप्टर जो स्टार्ट होता है वो एक क्वेश्चन से स्टार्ट होता है कि लैंडफॉर्म क्या है, लैंडफॉर्म होते क्या है लैंडफॉर्म। इन सिंपल वर्ड्स, सिंपल शब्दों में, स्मॉल टू मीडियम ट्रैक्ट्स और पार्सल्स ऑफ द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड लैंडफॉर्म्स। यानी कि अगर आप सिंपल शब्दों में देखोगे तो लैंडफॉर्म क्या है। लैंडफॉर्म छोटे से मध्यम आकार के भूखंड या भू आकृति होती हैं। छोटे से मध्यम आकार के जो भूखंड है या जो यानी कि स्मॉल टू मीडियम ट्रैक्ट्स, जो कि लैंड के सरफेस के ऊपर जो पाए जाते हैं और जो अलग अलग टाइप की आकृति बनाते हैं उनको लैंडफॉर्म कहते हैं। फिर उसके बाद है कि एग्जाम्पल ऑफ लैंडफॉर्म के एग्जाम्पल कौन से हैं। जैसे कि इसमें टिपिकल लैंडफॉर्म्स इंक्लूड किए गए हैं, जैसे हिल है, माउंटेन्स हैं, प्लेटूज हैं, वैलीज हैं। इस टाइप के जो लैंडफॉर्म हैं वो सारे के सारे इसमें आते हैं। तो इसमें दूसरे जो शोरलाइंस हैं, जैसे तटरेखाएं हैं, उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि खाड़ियाँ और कॉन्टिनेंट, ओशियंस, सीज, मिड ओशियन रिज, वोल्केनोज एंड ग्रेट ओशियन बेसिन्स, ये भी अर्थ सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं, ये भी लैंडफॉर्म्स में ही आते हैं। देखिए इसमें इफ लैंडफॉर्म्स जो अर्थ सरफेस के स्मॉल टू मीडियम साइज पार्ट हैं, तो फिर लैंडस्केप क्या है। लैंडस्केप जो है वो किस, तो इसमें देखिए कि जो सेवरल रिलेटेड लैंडफॉर्म्स टुगेदर मेक अप लैंडस्केप, यानी कि सारे के सारे जितने लैंडफॉर्म्स हैं वो मिल करके लैंडस्केप की रचना करते हैं, लैंडस्केप बनाते हैं। इसका अर्थ है कि सरफेस के लार्ज पार्ट जो हैं वो लैंडस्केप हैं। कई लैंडफॉर्म्स मिलकर लैंडस्केप का निर्माण करते हैं। लैंडफॉर्म एक बार बनने के बाद अपना शेप, साइज
और जो नेचुरल या स्लोली फास्ट चेंज या स्लोली या फास्ट चेंज करते हैं अपने शेप साइज, और जो नेचर है वो अपना धीरे या फिर बहुत तेज़ गति से वो चेंज करते रहते हैं। वो अलग अलग एजेंट अलग अलग उसमें इनकी शेप और साइज जो है वो चेंज करते हैं। वो डिपेंड करता है एजेंट की स्पीड के ऊपर कि वो स्लो चल रहा है या तेज चल रहा है। तो ये अपना फिजिकली शेप साइज और मटेरियल, इसका मतलब है कि ये चेंज करते रहते हैं। शेप साइज नेचर और ये सब चीज़ें अपनी धीरे धीरे क्या कर देते हैं, चेंज करते रहे, जिसमें जियोमॉर्फिक प्रोसेस होते रहते हैं। एजेंट जो है इसके पीछे अपनी एक्टिविटी करते रहते हैं। तो इस तरह से नेचर जो लैंडस्केप है या लैंडफॉर्म है वो आपके इसी में आते हैं कि लैंडफॉर्म क्या है और लैंडस्केप क्या है। कि लैंडफॉर्म छोटे पार्ट हैं और लैंडस्केप जो कई सारे लैंडफॉर्म मिल करके बनाते हैं उनको लैंडस्केप कहते हैं। तो इसमें लैंडस्केप के पीछे बहुत सारे एजेंट काम करते हैं। लैंडफॉर्म्स जो बनते हैं उनके पीछे काफ़ी सारे एजेंट काम करते हैं, जिसमें रनिंग वाटर है, ग्राउंड वाटर है, या फिर जो ग्लेशियर्स हैं, विंड है, या फिर वेव्स हैं। ये पावरफुल इरोजनल एंड डिपोजिशनल एजेंट है, यानी कि ये इरोजन भी करते हैं और डिपोजिशन भी करते हैं, जो अर्थ सरफेस को शेप देते हैं और उसमें चेंजमेंट लेके आते हैं। ये जियोमॉर्फिक एजेंट्स लंबे समय तक एक्टिंग करते हैं और उसमें चेंजमेंट लाते हैं। लंबे समय तक, लाइन के लॉन्ग टाइम तक ये अपनी एक्टिविटी करते हैं और उसमें चेंजमेंट लेके आते हैं। प्रत्येक जियोमॉर्फिक एजेंट लैंडफॉर्म पर अपनी एक अनोखी छाप छोड़ता है। तो इसमें जो आपका इनके जो उनके कार्यों के बेस पे लैंडफॉर्म्स को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक इरोजनल लैंडफॉर्म और दूसरा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। अब जो इरोजनल, इसमें इरोजनल लैंडफॉर्म और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, या इसको इरोजनल को आप डिस्ट्रक्शनल और डिपोजिशनल को कंस्ट्रक्शनल लैंडफॉर्म भी कह सकते हैं। इस चैप्टर में प्रत्येक लैंडफॉर्म एजेंट का ब्रीफली डिस्क्रिप्शन दिया गया है और इसके साथ ही कुछ इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म का डेवलपमेंट भी दिया है। तो सबसे पहले रनिंग वाटर के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारा रनिंग वाटर है, यानी कि रनिंग वाटर बहते हुए पानी से किस किस तरह से शेप बनती है और किस तरह से वो रनिंग वाटर इनके ऊपर काम करता है। तो ह्यूमिड रीजन में जो हैवी रेनफॉल रिसीव करते हैं, यानी कि रनिंग वाटर वेरी इंपॉर्टेंट एजेंट है जो कि लैंडफॉर्म में डिग्रेडेशन लाता है। लैंडफॉर्म में डिग्रेडेशन लाता है, यानी कि लैंडफॉर्म के ऊपर कटाव करता है। इन ह्यूमिड रीजन में विच रिसीव हैवी रेनफॉल, रनिंग वाटर इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द जियोमॉर्फिक एजेंट इन द ब्रिंगिंग about the degradation of the land surface. There are two components of running water. Running water के दो component हैं. One is our land now on general land surface as a sheet. यानी कि एक तो शीट के फॉर्म में, यानी कि पानी पूरे का पूरे एरिया के ऊपर बहे, जैसे कि इस एरिया से पूरे के पूरे एरिया को पानी कवर करे, पूरे एरिया को कवर करे, जैसे यहाँ से सीट के रूप में पूरे एरिया को कवर करता हुआ चले। और दूसरा जो दूसरा है स्ट्रीट या रिवर्स के बेस में, यानी कि वैली में जब स्ट्रीम्स या रिवर के टाइप में पानी बहता है, जो वाटर है वो फ्लो करता है, तो ये लीनियर फॉर्म इसको बोलते हैं। लीनियर फ्लो में जब स्ट्रीम या रिवर किसी वैली में बहती है। तो ये था आपका जो रनिंग वाटर है, उसकी वजह से जो फॉर्म बनती है। एक तो लीनियर फ्लो में ये बहता है, दूसरा ये पूरे का पूरा लैंड के ऊपर फ्लो करता है। तो इसमें नदियों का जो प्रवाह है 3 स्टेजेस में होता है भाई। जो नदी जो अपनी बहती हैं वो 3 स्टेज में बहती हैं। पहली है यूथ स्टेज, फिर मैच्योर स्टेज और थर्ड है ओल्ड स्टेज। अब यूथ स्टेज में रिवर क्या करती है, देखिए सबसे पहले यूथ स्टेज है। यूथ स्टेज में रिवर क्या करेगी, स्ट्रीम आर फ्यू ड्रेनिंग दिस स्टेज विद पुअर इंटीग्रेशन एंड फ्लो और ओरिजिनल स्लोप शोइंग शैलो वी शेप्ड वैलीज विद नो flood plains or with very narrow flood plains along flank streams.
स्ट्रीम्स डिवाइडेड आर ब्रॉड एंड फ्लैट विद मार्शल स्वैम्प एंड लेक्स। यानी कि इसमें क्या करती है, यूथ स्टेज में जो रिवर है इसमें पुअर एडजस्टमेंट के साथ फ्लो करती है, यानी कि वो दूसरी रिवर्स के साथ ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं करती है। छोटी छोटी नालिकाएं होती है जो ऊपर है फ्लो करती हैं और वो अपने अपने तक ही सीमित रहती है। ओरिजिनल स्लोप में बहती है ये और स्वेलो यानी कि उथली वी शेप्ड वैली बनाती है। स्वेलो वैली यानी कि उथली वी शेप्ड वैली ये बनाती है, जो गहरी नहीं होती है, जो थोड़ी थोड़ी ही गहरी होती है। इसमें वैली इसके साथ ही फ्लड प्लेन इसमें नए के बराबर होते हैं। फ्लड प्लेन बहुत ही कम होते हैं या फिर नए के बराबर ही नैरो फ्लड प्लेन्स होते हैं। इसमें फ्लड प्लेन या तो नो फ्लड प्लेन या फिर नैरो फ्लड प्लेन इसमें पाए जाते हैं। इसमें स्वैम्प, लेक्स, मिएंडर्स इफ प्रेजेंट डेवलप ओवर दीज ब्रॉड अपलैंड सरफेस। These meanders may eventually entrench themselves into the uplands. Waterfall and rapids may exist where local hard rocks bodies are exposed। यानी कि इसमें क्या होता है कि जिसमें दलदल और झीलें होती हैं और इन ऊंचे समतल धरातल पर नदी विसर्प विकसित हो जाते हैं। यानी कि इस तरह से नदी के मोड़ जो हैं वो विकसित हो जाते हैं, नदी विसर्प में मोड़ पड़ना उसमें। और ये जो मिएंडर्स हैं ये ऊंचे धरातलों में पाए जाते हैं, यानी कि विसर्पी तली में ये कटाव करते हैं, नीचे की तली में ये ज़्यादा कटाव करते हैं और इनकी जो है डीपनेस है वो बढ़ती जाती है, ये गहराई इनकी बढ़ती जाती है। जहाँ हार्ड रॉक्स होती हैं वहाँ ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाते हैं और वहाँ पर या तो वाटरफॉल बनते हैं या फिर जो रैपिड्स हैं वो बनती हैं, यानी कि स्प्रिकाएँ बनती हैं। स्प्रिकाएँ मतलब जैसे हमारी सीढ़ियाँ होती है ना, इस टाइप की से बनती हैं या फिर वाटरफॉल बनते हैं। उसके बाद है एग्जिस्ट वेयर लोकल हार्ड बॉडीज। नेक्स्ट है हमारा मैच्योर स्टेज, यानी कि मैच्योर स्टेज में रिवर क्या करती है, इस स्टेज में आकर के रिवर इसमें जितने भी फ्लड प्लेन और डेल्टा प्लेन में जो डेल्टा प्लेन में नदी लूप लाइक चैनल पैटर्न में बहती हैं, जिन्हें मिएंडर कहते हैं। यानी कि यहाँ पर आके मैच्योर स्टेज में आकर के रिवर इस टाइप का पैटर्न अपना लेती है और वो इस शेप में बहने लगती है। देखिए उसके बाद जो रिवर है वो क्या करती है कि नदी जो इसमें वी आकार की जो घाटी होती है ना, वी शेप्ड वैली, वो ज़्यादा होती है, वो गहरी होती जाती हैं। ऊपर वाली में यूथ स्टेज में तो वो ज़्यादा डीप नहीं थी, लेकिन मैच्योर स्टेज में आकर के वो डीप होती जाती हैं। और इसमें जो मेन रिवर के जो व्यापक और विस्तृत होने से जो बड़े बड़े बाढ़ के मैदान जो है, फ्लड प्लेन जो है वो बनते जाते हैं और इसमें जो वैली होती है, वैली के अंदर ही जो नदी है मोड़ बनाती हुई बहती है। और यूथ स्टेज में जो निर्मित समतल और विस्तृत और अंतर नदीय दलदली क्षेत्र जो है वो खत्म हो जाते हैं। मैच्योर स्टेज में वो दलदली एरिया जो ऊपर वाले में मिला था वो नहीं मिलता है और इसमें नदी का जो डिवाइडर हैं वो क्लियर दिखते हैं, नदी विभाजक जो है स्पष्ट हो जाते हैं। और इसमें जो वाटरफॉल हैं या फिर जो वाटरफॉल थे या फिर जो ऊपर रैपिड्स थी वो भी लुप्त हो जाती हैं, वो भी दिखाई नहीं देती है। वाटरफॉल एंड रैपिड्स डिस्पियर, वो भी डिस्पियर हो जाती हैं, यानी कि वो ज़्यादा दिखाई नहीं देती हैं। उसके बाद है आपका इरोजनल लैंडफॉर्म ओल्ड स्टेज। अब ओल्ड स्टेज में क्या करेगी, ओल्ड स्टेज में आकर के रिवर है ना, रिवर की स्पीड बिल्कुल डाउन हो जाती है और जब रिवर की स्पीड डाउन हो जाती है तो जितना भी मटेरियल्स वो लिए वो होती है ना, वो उसको डिपॉजिट करने लग जाती है। वो मटेरियल में जैसे कि बुढ़ापे में ज़्यादा वेट उठाने की क्षमता नहीं रहती ना, पावर नहीं रहती, उसी तरह से ओल्ड स्टेज में आकर के रिवर में भी वो पावर नहीं रहती है कि वो ज़्यादा मटेरियल को वहन कर सके और वहीं पर वो उस मटेरियल को डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देती है। और इसमें जो ढाल है वो मंद हो जाता है और जो रिवर्स हैं वो मतलब पूरी फ्रीडम से फ्लो करती हैं।
और मैदानी एरिया में बहती हैं। यहाँ पर ये नदी विसर्प और प्राकृतिक तटबंध गोखुर, झील, ओक्सबो लेक आदि बनाती हैं। और विभाजक जो है विस्तृत और समतल होते जाते हैं, जिनमें झीलें भी पाई जाती हैं, दलदल भी, स्वाम्प एरिया भी पाया जाता है। और इसमें जो भूदृश्य होते हैं, लैंडफॉर्म्स होते हैं, वो समुद्र के बराबर यानी कि थोड़े थोड़े ही हाइट पे होते हैं। मोस्ट ऑफ लैंडफॉर्म्स इज एट और स्लाइटली अबोव सी लेवल, यानी कि ज़्यादातर लैंडफॉर्म जो है वो सी लेवल से थोड़े ही ऊपर होते हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं होते हैं। अब देखिए, जो हमारा रनिंग वाटर है, रनिंग वाटर एजेंट है, उस एजेंट से जो इरोजनल लैंडफॉर्म बनती हैं वो कौन सी हैं। इरोजनल लैंडफॉर्म में सबसे पहले वैलीज आती हैं। वैली स्टार्ट एज स्मॉल एंड नैरो रिल्स, यानी कि वैली जो है वो स्टार्ट कहाँ से होती हैं, छोटी छोटी, और नैरो रिल जो होती हैं उनसे स्टार्ट होती हैं। छोटी छोटी और जो पतली पतली नालियाँ होती हैं उनसे स्टार्ट होती हैं। उसके बाद जो है, जो ये नैरो रिल हैं, ये मिल करके एक बड़ी जो गलीज हैं उनका निर्माण करती है। गलीज जो कि ज़्यादा डीप होती हैं और चौड़ी भी होती हैं और इनसे लेंथ में भी बड़ी होती हैं। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन डायमेंशन एंड शेप मैनी टाइप ऑफ वैली लाइक वी शेप वैली, गोर्ज, कैनियन, यानी कि ये बहुत टाइप की शेप बनाती हैं, जिसमें वी शेप वैली भी होती है, गोर्ज भी होते हैं, कैनियन भी होते हैं। अब देखिए, इसमें वी शेप्ड वैली जो है, वी शेप्ड इसमें स्ट्रेट साइड, जिसकी साइड देखिए ऊपर 7.1 फिगर जो है इसमें दिखा रखी है कि इसकी साइड जो है स्ट्रेट होती है, बिल्कुल स्ट्रेट साइड होती हैं, और ये बिल्कुल स्ट्रेट साइड के बीच से फ्लो करती है, और ये इसको गोर्ज बोलते हैं भाई, गोर्ज होता है ये जिसके बीच से फ्लो करती है। वी शेप्ड वैली में क्या होगा कि ऐसे वी शेप में ही होगी, पानी जो बहेगा वो ऊपर से यूं और नीचे से इस तरह से बहेगा। और इसी तरह से कैनियन होते हैं, कैनियन का भी ऊपर से आकार यूं होता है, यानी कि ये जब ये किनारे जब कटते जाएंगे, यहाँ से ऐसे कटते जाएंगे तो ये कैनियन की शेप ले लेंगे, नीचे से चौड़ाई रहेगा लेकिन ऊपर से भी ये और चौड़े होते जाएंगे, तो ये कहलाते हैं कैनियन। तो इस तरह से जो आपका इरोजनल लैंडफॉर्म में सबसे फर्स्ट है वैली। वैली में ये 3 टाइप की शेप बनती हैं, और इस तरह से इसमें जो आपकी रिवर है वो इस पहला जो शेप बनाती है वो यहीं से स्टार्ट है। नेक्स्ट हमारा पोर्ट होल एंड प्लंज पूल। अब पोर्ट होल क्या होते हैं, प्लंज पूल क्या होते हैं, वो देखिए कि इसमें पहाड़ी एरिया में जो नदी तल में अपर्दित पोर्ट होल एंड प्लंज पूल, जिसमें क्या करते हैं कि पहाड़ी एरिया में नदी तल में जब अपर्दित छोटे चट्टानी टुकड़े छोटे गर्तों में फंसकर सर्कुलर फॉर्म में घूमते हैं, जिन्हें पोर्ट होल बोलते हैं। यानी कि जब ऊपर से रिवर बह कर के आती है तो वो क्या करती है, यहाँ पर आकर ऊपर से पानी जब गिरता है तो यहाँ पर इसके टुकड़े फंस करके इस तरह से गोल गोल घूमने लग जाते हैं और इस आकार को वो चौड़ा करते रहते हैं, और जब इसको वो घूमते रहते हैं जिन्हें पोर्ट होल बोलते हैं। एक बार होल बन जाने पर पेबल्स और बोल्डर्स, यानी कि इसके अंदर जो पत्थर या टुकड़े जो फंसे हुए हैं वो उसमें राउंड लगाते रहते हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं, जिससे इसका साइज जो है वो बढ़ता जाता है। धीरे धीरे इन होल का जो साइज बढ़ने से रिवर वैली डीप होती जाती है, और वाटरफॉल के फुट पर, जो वाटरफॉल होता है उसके फुट पर पोर्ट होल और डीप और वाइड होते जाते हैं, यानी कि चौड़े और गहरे होते जाते हैं, जिन्हें प्लंज पूल कहते हैं। यानी कि स्टार्टिंग में जब पोर्ट होल होता है वो यहाँ पर पत्थर जो फंसने की वजह से गोल गोल घूमते हैं, पानी जब गोल गोल घूमने लगता है तो यहाँ पर ये अपना जगह बना लेते हैं, घूमते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये बड़े आकार के होते जाते हैं तो उनको प्लंज पूल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है इनसाइड और इंट्रेंस्ड मिएंडर्स। इनसाइड या तो इसमें हमारा इनसाइड और इंट्रेंस मिएंडर है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो लो और जेंटल स्लोप पर बहती हुई रिवर साइड इरोजन करती है, क्योंकि एक्टिव लेटरल इरोजन से स्ट्रीम जेंटल स्लोप पर फ्लो करती है, और लेटरल इरोजन से जेंटल स्लोप पर जब ये फ्लो करती है और मिएंडर का, तो उस टाइम ये मिएंडर का निर्माण करती है। मिएंडर का फ्लो प्लेन और डेल्टा प्लेन पर पाया जाना एक सामान्य बात है, बिकॉज यहाँ स्लोप जेंटल हो जाता है
और बट हार्ड रॉक में वेरी डीप एंड वाइड मिएंडर्स भी मिलते हैं, जिन्हें इनसाइड और इंट्रेंस मिएंडर कहते हैं। इंट्रेंस मिएंडर में रिवर क्या करती है कि देखिए, जब प्लेन एरिया में एंट्री करती है ना, प्लेन एरिया में आने के बाद इसको काफी सारा एरिया मिल जाता है, और जहां से भी थोड़ी सी भी रुकावट होती है तो ये दूसरी साइड से फ्लो करना स्टार्ट कर देती है, और इस तरह से इसमें मोड़ पड़ते रहते हैं। इस तरह से देखिए इसमें मोड़ पड़ते रहते हैं, तो इसी को मिएंडर बोलते हैं। यानी कि मिएंडर जो है वो प्लेन एरिया में आकर के रिवर बनाती है, और इस तरह से जो है मिएंडर, और जो जब ये ज़्यादा गहराई में अंदर की ओर चली जाती है तो इसे इनसाइड मिएंडर के नाम से भी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिवर ट्रैक्स। अब रिवर ट्रैक्स क्या होते हैं कि रिवर ट्रैक्स ओल्ड वैली फ्लोर, जो कि पुरानी नदी घाटियाँ होती है, या फिर फ्लड प्लेन के जो तल चिन्ह होते हैं, तो यानी कि सरफेस मार्किंग है। रिवर ट्रैक्स मुख्यतः इरोजनल लैंडफॉर्म है, यानी कि इरोजन से बनते हैं। जब रिवर इसके ऊपर इरोजन करती है, जब कटाव करती है भूमि का, तब ये बनते हैं, इसलिए इरोजनल लैंडफॉर्म है जो नदी के वर्टिकली इरोजन से बनते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक अनपेयर्ड और दूसरा जो कि जिसकी दोनों साइड जो है बराबर नहीं होती हैं, और एक पेयर्ड जिसकी दोनों साइड जो है इक्वल होती हैं। देखिए अनपेयर्ड में क्या होता है कि जैसे ये है, ये दोनों साइड से क्या है, पेयर्ड में क्या होता है, दोनों साइड से ये इक्वल है, लेकिन अनपेयर्ड में ये दोनों साइड से इक्वल नहीं मिलेगी। एक साइड से आपको ज्यादा ऊपर नीचे और एक साइड से कम ऊपर नीचे मिलेगी। तो ये इसी तरह से अलग अलग ये डिपेंड करता है कि वहाँ का रॉक सिस्टम है वो कैसा है। अगर रॉक दोनों साइड एक जैसी है तो सिंपल सी बात है, इरोजन भी एक जैसा ही होगा। अगर दोनों साइड रॉक अलग अलग टाइप की हैं तो दोनों साइड इरोजन भी अलग अलग टाइप से होगा। तो ये है पेयर्ड ट्रैक्स और ये है अनपेयर्ड ट्रैक्स। उसके बाद आते हैं हमारे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। अब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में भी सबसे पहले आते हैं एलुवियल। तो नेक्स्ट हमारा है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में सबसे पहले है एलुवियल फैन। तो एलुवियल फैन कैसे बनते हैं, जब रिवर स्लोपी एरिया से आकर प्लेन एरिया में एंट्री करती है ना, तो वो अपने साथ काफ़ी बड़ी मात्रा में फ्लड लेकर के आती है, काफ़ी बड़ी मात्रा मटेरियल जो है लेकर के आती है, जो कि बहुत ही हैवी होता है। और प्लेन एरिया में आकर रिवर की स्पीड जो स्लो हो जाती है, क्योंकि जो स्लोप जो है वो जेंटल होता है, और रिवर उस मटेरियल को कोन शेप में डिपॉजिट कर देती है। कोन शेप में जो डिपॉजिट मटेरियल होता है उसी को एलुवियल फैन बोलते हैं, या फिर जलोढ़ पंख बोलते हैं। यानी कि ऊपर से जब रिवर आई, यहाँ तो स्पीड थी उसकी ज़्यादा क्योंकि स्लोप बहुत ज़्यादा था, यहाँ करके जैसे ही प्लेन एरिया में स्लोप कम हुआ तो मटेरियल जो लेके आई थी वो वहीं पे डिपॉजिट कर दिया, आगे भी वो नहीं उठा के लेके जा सकती क्योंकि स्लोप जेंटल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे रिवर उस मटेरियल को डिपॉजिट कर देती है, और डिपॉजिट भी इस शेप में करती है कि पहले जो मटेरियल होता है सबसे पहले उसको डालती है, जो बड़ा मटेरियल हैवी मटेरियल होता है, उसके बाद धीरे धीरे जो छोटा मटेरियल होता है उसको डिपॉजिट करती है, और ये पंखे की शेप ले लेता है, फैन शेप ले लेता है, इसीलिए इसको एलुवियल फैन बोलते हैं। तो इसमें देखिए आप इसमें शेप देख सकते हैं कि कैसे इसकी शेप बनी हुई है रिवर की। ये एलुवियल फैन, ऊपर तो स्लोपी एरिया था, यहाँ करके स्लोप जो है जेंटल हो गया, और जेंटल स्लोप होने से सारा मटेरियल इसने यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया, जिसको एलुवियल फैन बोला जाता है। फिर उसके बाद आता है हमारा डेल्टा। अब डेल्टा क्या है वो देखिए। डेल्टा जब रिवर सारे अपने डेल्टा ओल्ड स्टेज पे बनाती है, रिवर जब इस ओल्ड स्टेज पे आ जाती है तब डेल्टा बनाती है, और जब ये क्या करती है, यहाँ पर कुछ तो इसकी एक आध जो डिस्ट्रीब्यूटरी है वो निकल जाती हैं, और उसके बाद जो मटेरियल होता है ना, वहाँ एक तो एरिया बिल्कुल ही जेंटल हो जाता है, स्लोप जो है बिल्कुल ही जेंटल हो जाता है। जेंटल स्लोप होने से वो धीरे धीरे अपने पास जो भी मटेरियल होता है ना उसको डिपॉजिट करती रहती है, और यहाँ आकर के ये ब्रांचेस में बढ़ जाती है, अलग अलग इसकी ब्रांच हो जाती है, अलग अलग रिवर में ट्रिब्यूटरीज में ये बढ़ जाती है।
तो डेल्टा एलुवियल फैन की ही तरह होता है, बट ये डिफरेंट लोकेशन पर बनते हैं। एलुवियल फैन की तरह ही होता है, लेकिन लोकेशन डिफरेंट होती है इसकी। वो जब रिवर एंट्री करती है प्लेन एरिया में तब बनता है, ये जब ये ओशियन में एंट्री करती है तब बनता है। रिवर अपने साथ लाए हुए मटेरियल को सी कोस्ट के ऊपर डाल देती है, जो कि कोन के रूप में फैल जाता है, यानी कि कोन के शेप में फैल जाता है। यहाँ नदी सबसे पहले हैवी मटेरियल को डिपॉजिट करती है, और हैवी मटेरियल का डिपोजिशन करने के बाद ये लाइट मटेरियल को सी के अंदर तक ले जाती है और वहीं तक इसका डिपोजिशन करती है। इसको जैसे कि अपना जो सुंदरवन डेल्टा है वो पंख की शेप में बना हुआ है, और वो उस पंख की शेप में इसलिए बना कि वहाँ पर छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी जो है वो दूर तक फैली हुई है इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी, और वहाँ ये मटेरियल को पंखे की शेप में जमा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फ्लड प्लेन, नेचुरल लेवीज और पॉइंट बार्स। फ्लड प्लेन, नेचुरल लेवीज और पॉइंट बार्स। अब इसमें क्या है कि फ्लड प्लेन सबसे पहले जिस प्रकार इरोजन से वैली बनती है ना, उसी प्रकार डिपोजिशन से फ्लड प्लेन बनते हैं, यानी कि इरोजन कटाव होता है तब घाटी बनती जाती है। उसी प्रकार जो मटेरियल रिवर डिपॉजिट करती है, डिपोजिशन से इसमें फ्लड प्लेन बनते हैं। और उससे जब रिवर हिली एरिया से जेंटल स्लोप में एंट्री करती है तो काफ़ी सारा मटेरियल वहाँ पर डिपॉजिट करती है, बिकॉज ऊपर तो स्लोपी एरिया होता है और नीचे स्लोप कम होता जाता है, और मटेरियल जो है रिवर के लिए ले जाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्पीड जो है ज़्यादा कम हो जाती है और पानी जो है वो दूर तक प्लेन एरिया में दूर तक फैल जाता है, तो उसका जो डेप्थ भी है वो कम हो जाती है, प्रेशर भी रिवर का कम हो जाता है, और मटेरियल जो है वो वहीं पे डिपॉजिट कर देती है, जिसको क्या बोलते हैं, फ्लड प्लेन बोलते हैं। यानी कि जब रिवर, देखिए जैसे कि ये एरिया है, यहाँ से रिवर बह रही है, इसके आसपास अपने आसपास मटेरियल को ये डिपॉजिट कर देगी, यहाँ तक ये मटेरियल को डिपॉजिट कर देगी। यहाँ से बह रही थी पहले रिवर, फिर यहाँ पर मटेरियल इसने क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, जिसको फ्लड प्लेन के नाम से जाना जाता है। फिर आता है उसके बाद नेचुरल लेवीज या पॉइंट बार। अब नेचुरल लेवीज क्या है कि नेचुरल लेवीज और पॉइंट बार फ्लड प्लेन से रिलेटेड लैंडफॉर्म्स होते हैं। नेचुरल लेवीज और रिवर बैंक, नेचुरल लेवीज रिवर बैंक के साथ साथ पाई जाती हैं, यानी कि रिवर का जो किनारा होता है ना, ये इसके साथ साथ ये नेचुरल लेवीज होती हैं। और जो ये इसमें नेचुरल लेवीज जो होती हैं वो रिवर के बैंक के साथ साथ ही लो लीनियर और पैरेलल रिज होते हैं, जो कई स्थानों पर कटे फटे होते हैं, और फ्लड के दौरान जब वाटर वेलोसिटी कम होने से वाटर बैंक के साथ काफ़ी मात्रा में मटेरियल डिपॉजिट कर देते हैं, जिसे नेचुरल लेवीज बनती हैं। ये रिवर की तरफ तो ऊंची और दूसरी तरफ ये स्लोपी होती है, यानी कि रिवर के साथ साथ ये वाला जो इसका पोर्शन है ये ऊंचा मिलेगा और यहाँ से ये नीचे स्लोप में मिलेगा। उसके बाद हमारा है पॉइंट बार। अब पॉइंट बार को मिएंडर बार के नाम से भी जानते हैं भाई, पॉइंट बार को मिएंडर बार के नाम से भी जाना जाता है, और कन्वेक्स साइड यानी कि उत्तल ढालों पर ये पाई जाती हैं, और ये फ्लोइंग वाटर के साथ आए मटेरियल के डिपॉजिट होने से बनती है, यानी कि फ्लोइंग वाटर जो वाटर फ्लो करके आता है उसमें के साथ साथ जो मटेरियल आता है ना, उस मटेरियल के डिपोजिशन से ही ये बनती हैं। ये विड्थ और प्रोफाइल में लगभग सेम होती हैं, और इसमें मिक्स्ड साइज सेडिमेंट होता है, यानी कि मिला जुला सेडिमेंट इसमें पाया जाता है। देखिए इसमें ये सबसे पहले ये फ्लड प्लेन है, ये यहाँ पे सारा फ्लडी एरिया है, जो ये देखिए ये मटेरियल जो डिपॉजिट हो रखा है। उसके बाद ये वाला पोर्शन जो अलग से दिखा रखा है, ये क्या है, ये नेचुरल लेवीज है, ये नेचुरल लेवीज हैं। और पॉइंट बार, ये देखिए पॉइंट बार, ये जो ये अलग अलग ये शेप बनी हुई है ना, ये पॉइंट बार कहलाती है। अभी ये देखो ये सारे के सारे इसमें दिखा रखे हैं आपको। तो उसके बाद है नेचुरल लेवीज एंड ये इसके पॉइंट बार की जो पिक्चर है इसको ध्यान से देखना, यहीं से ये समझ आ जाएगा, ज़्यादा उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है हमारा मिएंडर। अब इसके बाद आता है हमारा मिएंडर। मिएंडर क्या होता है वो देखिए
कि जो फ्लड प्लेन और डेल्टा प्लेन में रिवर है ना, लुक लाइक चैनल पैटर्न में बहती है, जिन्हें मिएंडर बोलते हैं। मिएंडर एक लैंड फॉर्म नहीं है बल्कि एक चैनल पैटर्न है। देखिए इसमें रिवर क्या करती है, रिवर इस शेप में बहती है, मोड़ खाती हुई। फ्लड प्लेन एरिया में आकर के ये मोड़ खाती हुई बहती है। इन मोड़ को ही मिएंडर बोलते हैं, विसर्प बोलते हैं हिंदी में। इसमें लूप लाइक चैनल कॉल्ड मिएंडर डेवलप ओवर फ्लड एंड डेल्टा प्लेन्स। उसके बाद देखिए इसमें कई बार क्या होता है कि जिसमें जैसे कि इसमें ओक्सबो लेक दिखाई हुई है। अब ये ओक्सबो लेक क्या कैसे होती है, इसमें रिवर जैसे फ्लो कर रही होती है ना, फ्लो करते 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 धीरे धीरे यहाँ पर जब इसमें कुछ रुकावट आने लगती है या फिर यहाँ पर हिली एरिया या फिर कोई और कटाव होकर के मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है, तो ये उस जगह को, इस जगह को छोड़ के ये यहीं से फ्लो करना शुरू कर देती है। जब यहाँ से फ्लो करना शुरू कर देती है तो यहाँ पर जो पानी था ना वो एक लेक के रूप में इकट्ठा हो जाता है। ओक्सबो यानी कि एक बैल के खुर की तरह ये एक झील बन जाती है, जिसको ओक्सबो लेक बोलते हैं। तो इस तरह से ये ओक्सबो लेक बनती है। अब देखिए पॉइंट बार जैसे हमने पढ़ा था, ये पॉइंट बार बने हुए हैं इसके। तो इस तरह से इसमें ये स्लिप ऑफ बैंक और राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ये सारे इसमें दिखा रखे। डायग्राम को अच्छे से समझ लेना और आपको ये आराम से समझ आ जाएंगे। इसमें सारे पॉइंट बार भी दिखाए हुए हैं, ओक्सबो लेक भी दिखाए हुए हैं, मिएंडर ये सारे हो ही जाते हैं। ऐसे मोड़ खाती हुई ये चलती है तो ये मिएंडर ही है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है ब्रेडिड चैनल। अब ब्रेडिड चैनल देखिए, इसमें पहले आप डायग्राम को समझिए, अपने आप ये समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या होता है कि रिवर ऊपर से जब फ्लो कर रही होती है ना, उसके बीच में ये कई ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है। अब जब ये कई ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है तो इसके अंदर क्या होता है, मटेरियल डिपॉजिट। जैसे एक रिवर यहाँ से बह रही है, दूसरी इसकी एक ब्रांच और यहाँ से बह करके इसके अंदर से आ गई, तीसरी और फिर इसकी एक और शाखा बन करके इसके साथ ये ऐसे बहने लगी। तो ये अंदर ये इसके बीच में जो मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है ना, ये अलग अलग ब्रांच में इसको डिवाइड कर देता है। यानी कि जब रिवर मटेरियल को लॉन्ग बार्स या लंबी रोधिका के रूप में डिपॉजिट कर देती है तो ये रोधिका नदी के दो धाराओं में विभाजित या बहुत सारी धाराओं में विभाजित हो जाती है और धीरे धीरे ये आगे कई धाराओं में विभाजित हो जाती है। और ब्रेडिड चैनल के लिए इरोजन और डिपोजिशन दोनों का होना जरूरी है। भाई ये नहीं कि ये सिर्फ इरोजन से बनती है, इरोजन तो करेगी जहाँ से ये जाएगी, लेकिन डिपोजिशन भी करेगी। बीच में जो मटेरियल होता है उसका ये डिपोजिशन ही कर रही होती है। तो इस तरह से रिवर से बनने वाली यानी कि रनिंग वाटर से बनने वाली जो लैंड फॉर्म है वो सारी आपको बता दी गई हैं कि इसमें इरोजनल लैंड फॉर्म कौन से हैं, डिपोजिशनल लैंड फॉर्म। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा वो है ग्राउंड वाटर। अब ग्राउंड वाटर में क्या है कि जब रॉक्स परमेबल यानी कि पारगम्य हो या कम सघन हो तो हाईली ज्वाइंट और क्रैक्ड जो है क्रैक हो तो उसमें ग्राउंड वाटर रिश्ता रहता है। यानी कि जब जोड़ ज़्यादा हो, ज्वाइन हो अर्थ के ऊपर या फिर क्रैक्स ज़्यादा पड़ी हुई हों तो क्रैक से ग्राउंड वाटर आराम से रिश्ता रहता है, जिससे डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म बनते हैं। अब ग्राउंड वाटर का रिजल्ट हर टाइप की लैंडफॉर्म पे, हर टाइप के रॉक्स पे नहीं होता है, क्योंकि इसमें पानी को अंदर जाने के लिए जगह चाहिए। बट ये लाइमस्टोन और जो डोलोमाइट होती है ना, जिनमें कैल्शियम जो है वो ज़्यादा होती है, उसमें सॉल्यूशन और प्रेसिपिटेशन द्वारा कई सारे स्थल रूपों का निर्माण करें, लैंडफॉर्म्स का ये निर्माण करते हैं। किसी भी चूना पत्थर या लाइमस्टोन या डोलोमाइट रॉक्स के एरिया में ग्राउंड वाटर द्वारा सॉल्यूशन और डिपोजिशन से बने लैंडफॉर्म को कास्ट टोपोग्राफी के नाम से जाना जाता है। और कास्ट टोपोग्राफी को भी आगे इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में कैटेगराइज किया गया है। यानी कि इरोजनल लैंडफॉर्म्स कौन से हैं और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म कौन से हैं, जैसे कि पुल या स्वेलो होल। अब पुल या स्वेलो होल में क्या होगा, देखिए एक बार पीछे देखते हैं हम। जैसे कि ये स्वेलो होल बना हुआ है, इसमें जो पानी है रिस के एक जगह पर एक होल बना देता है। तो इस तरह से होल जो बनते रहते हैं, यानी कि लाइमस्टोन के तल पर सॉल्यूशन से बने वो मध्यम
छोटे और मीडियम साइज के जो छोटे गर्त होते हैं ना, गर्तों का निर्माण होता है जिन्हें स्वैलो होल कहते हैं। अब सिंक होल क्या होता है कि सिंक होल में बात वही होती है, बट ये थोड़े से इनसे ज़्यादा गहरे और बड़े होते हैं। सिंक होल जब पानी का प्रेशर इन पे ज़्यादा होता है तो ये सिंक होल का निर्माण करते हैं, यानी कि वहाँ पर पानी जब ज़्यादा इफेक्ट डालने लगे। अब होता है नेक्स्ट जो है वो है सेक्शन ऑफ कोलैप्स सिंक। अब इसमें क्या होगी, इसमें जब ऊपर से मटेरियल पूरी तरह से कट जाता है तो यहाँ से पानी रिस रिस के अंदर की ओर जगह बना लेता है। अंदर की ओर जो जगह बनाई ना उसको केव बोलते हैं, गुफा बोलते हैं। यानी कि अंदर से जब रॉक्स को काट करके वाटर ने जगह बना ली तो उसको केव के नाम से जाना जाता है। देखिए अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ कि सिंक होल क्या होते हैं। सिंक होल एक टाइप के होल होते हैं जो ऊपर से सर्कुलर और नीचे से कीप की शेप में होते हैं। ऊपर से सर्कुलर और नीचे से कीप की शेप में होते हैं और डेप्थ लेस देन 1/2 मीटर टू 30 मीटर से ज़्यादा होती है। अगर सिंक होल के नीचे बनी कंदराओं की छत ध्वस्त यानी कि टूट जाए, सिंक होल है, सिंक होल के नीचे से ये छत टूट जाए, ये छत टूट जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर बड़े बड़े छिद्र बन जाते हैं, होल बन जाते हैं, जिन्हें कोलैप्स सिंक के नाम से जाना जाता है। और कोलैप्स सिंक वो बड़े छिद्र होते हैं, यानी कि इनको ध्वस्त या निपात रंध्र के नाम से भी जाना जाए। हिंदी में इसको ध्वस्त या निपात रंध्र भी बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वैली सिंक या युवाला की। अब वैली सिंक यानी कि छत के गिरने से जब लंबी, तंग और विस्तृत खाइयां बनती हैं जिन्हें वैली सिंक या फिर युवाला कहते हैं। और जब चूनायुक्त चट्टानों के अधिकतर भाग इन खाइयों के हवाले हो जाते हैं, यानी कि बहुत सारी इस टाइप की खाइयां बन जाती हैं, तो पतले और नुकीले कटक बनते हैं जिन्हें लैपीज कहते हैं। जिन्हें क्या बोलते हैं? लैपीज के नाम से भी जाना जाता है। अब उसके बाद बात आती है केव की। केव जब रॉक्स के बीच में लाइमस्टोन की लेयर हो और वाटर से ये लेयर पिघल जाए तो कंदराओं का निर्माण होता है। यानी कि इस तरह से जब ये लेयर्स बन जाती वो पिघल जाती हैं तो केव्स का निर्माण होता है। उसके बाद आते हैं हमारा जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। अब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में ये भी आप डायग्राम से समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ आएंगे आपको। सबसे पहले आते हैं स्टैलेक्टाइट। स्टैलेक्टाइट क्या है कि जब वाटर रिस रिस के नीचे जाता है और वाटर के साथ जो मटेरियल जाता है तो वो इस शेप में डिपॉजिट होने लग जाता है। ये रूफ यानी कि जो केव्स की जो रूफ है उसके साथ ही, केव्स की रूफ के साथ ही जो मटेरियल डिपॉजिट होता है तो उसको स्टैलेक्टाइट बोलते हैं। और जब वही मटेरियल नीचे आकर के बेस के ऊपर डिपॉजिट होता है तो उसको स्टैलेग्माइट बोलते हैं। स्टैलेक्टाइट ऊपर बनते हैं, स्टैलेग्माइट केव्स के नीचे बनते हैं। और जब ये दोनों पे मटेरियल डिपॉजिट होते होते एक टाइम ऐसा आता है कि दोनों आपस में मिल जाते हैं। जैसे ये मिला हुआ है ये पूरे का पूरा पोर्शन, जब ये पूरा पोर्शन मिल जाता है तो इसको पिलर के नाम से जाना जाता है। यानी कि स्टैलेक्टाइट डिफरेंट मोटाई वाले लटकते हुए आइस पोल जैसे होते हैं और नॉर्मली ये बेस पर चौड़े और नीचे रिप राइट को शेप में नीचे जो है वो पतली शेप में होते हैं। और स्टैलेग्माइट जो है, स्टैलेक्टाइट केव्स की रूफ से टपकते लाइमस्टोन युक्त जल से बनते हैं। यानी कि ये लाइमस्टोन युक्त जब जल टपकता है तो इसके साथ साथ ये स्टैलेक्टाइट बनते जाते हैं। फिर आते हैं स्टैलेग्माइट। ये केव के फ्लोर पर बनते हैं और जब केव की छत से वाटर नीचे टपकता है तो उसे स्टैलेग्माइट की फॉर्म बनती है। और ये स्टैलेक्टाइट के ठीक नीचे होते हैं। यानी कि स्टैलेक्टाइट के ठीक यहाँ से टपक के जो वो आता है ना लाइमस्टोन, उसी से इनका निर्माण होता है। और पिलर जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जब स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट आपस में मिल जाते हैं तो पिलर की फॉर्म में बन जाती हैं। तो ये थे हमारे इससे बनने वाले नेक्स्ट जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें इनको ध्यान से देखिए और बेटा जो भी चीज़ आपको कंफ्यूजन रहता है जिस भी चीज़ में वो आप पूछ सकते हैं कभी भी कॉल करके या फिर जो मैसेज आप करते हो उस पर। थैंक यू।